हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 18 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। धैर्य उन दोनों को घर छोड़ के देने के बाद रावी और वीरा के ने शिव को बुला लिया था, क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट के लेकर मीटिंग करनी थी। यह मीटिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए रावी और वीरा इसे अटेंड कर रही थी। मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी कि तभी धैर्य आ गई। तीनों की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक गए थे। वीरा ने जल्दी से चेक करते हुए लैपटॉप पे एक मैसेज सेंड कर दिया, जिसमें उसने बताया कि वो किसी ज़रूर काम से कहीं जाना है, तो अब वो मीटिंग में जा रहे हैं। और तुरंत ही लैपटॉप बंद कर दिया। शिव और रावी अभी भी दरवाजे को देख रहे थे। तभी वीरा वो खड़ी होकर कहने लगी, मम्मा आप जल्दी आ गए। धैर्य अपना बैग टेबल में रखा और कहने लगी, कंपनी में कुछ कम परेशानी के कारण हमें भेज दिया गया है, अब हम कल जाएंगे। फिर वो शिव को देखते हुए कहने लगी, आप हमें पहले ये बताइए कि ये कौन है। ये कहते हुए वो शिव को देख रही थी। शिव पहले भी धैर्य को देख चुका था, आज पर आज धैर्य कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रही थी। बालों के गीला होने के कारण उसने अपने बालों को खोल दिए थे, जो अब सूख चुके थे। उसके चेहरे पे आ रहे थे। उसका रंग इतना साफ था कि उसके चेहरे पर गुलाबीपन भी अभी भी नहीं छुप सकता था। एक एक तरफ धैर्य को देखने लगा। तभी उसे महसूस किया कि रावी उसे घूर कर देख रही है। उसने अपने गला साफ किया और खड़ा हो गया। उसने एक शब्द नहीं कहा। और वीरा ने अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, मम्मी ये हमारे नेबर हैं, हमारे सामने वाले अपार्टमेंट इन्हीं का है। स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रावी इनको बुलाकर लाई थी, क्योंकि इनके पास लैपटॉप था। वीरा ने इतनी सारी जल्दी बहाना बनाया जितनी जल्दी ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं बदलता। शिव अपनी मैडम को ये टैलेंट देखकर हैरान था। धर्म मुस्कुराते हुए शिव को देखकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वो क्या है, ये दोनों घर में अकेली रहती हैं ना, ना तो थोड़ा डर, घर में अकेली रहती हैं ना, तो थोड़ा डर लगा रहता है। हमारी मासूम सी बच्चियां हैं, बहुत भोली हैं। शिव ने मन में कहा, हाँ कहा कहा शिव मैम, धैर्य मैम, आप जान पाती हैं जिन्हें आप मासूम और कह रही हैं, ये तो डेविल क्वींस हैं। वीरा शिव को ऐसे देखने लगी जैसे उसके मन की बात समझ गई हो। उसने शिव से कहा, हमारा काम हो गया, आप जा सकते हैं। धैर्य वीरा को डांटते हुए कहने लगी, वीरा ये कैसी बातें कर रही हो, उन्हें आपकी मदद की हो, आप उनसे ऐसे बात कर रही हैं, माफ़ी मांगिए। उसने शिव को उसने शिव धैर्य की ये बात सुन के काँपने लगा। उसकी वीरा मैम और किसी से माफ़ी मांगे, ये तो सुनामी जैसा होगा। उसी उसको याद आया था कि एक बार शायद एक शेयर होल्डर उसकी कंपनी से अपने पैसे निकालना चाहता था, क्योंकि उसे वीरा की कुछ कंडीशन पसंद नहीं आई थी। वह उस कंपनी की काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर था, और उसकी कंडीशन ये थी कि अगर वो वीरा उससे माफ़ी मांगेगी तो वो अपने पैसे नहीं निकालेगा। पर वीरा ने साफ मना कर दिया और कहा था कि हमने आपको रोका नहीं है, आप खुशी खुशी जा सकते हैं, पर याद रखिएगा ये खुशी आपकी ज़िंदगी आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। उस शेयर होल्डर का इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपने पैसे निकाल लिए और 1 महीने के बाद ही न जाने कैसे उसे काफ़ी इल्लीगल काम सामने आ गए, जिससे उसे पुलिस की रिमांड में जाना पड़ा, और लास्ट में वो दिवालिया हो गया। जब शिव ने यह न्यूज़ पे पढ़ी, तो उसे वीरा की बात याद आ गई। वो खुशी अभी आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। शिव अपने ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में वीरा की आवाज़ आई, सॉरी। एक शब्द जिसे सुनते ही शिव के चेहरे सफ़ेद पड़ गया। ऐसा लगा उसकी आत्मा बाहर आ गई हो। तभी रावी ने उसकी छोटी उंगली को चिमटी काटी और कहा, शिव भैया रिस्पॉन्ड दो जल्दी, क्या पता आप इस महीने का बोनस ना कटे। शिव हक तो कहने लगा, कोई बात नहीं। फिर धैर्य ने उन सबके लिए नाश्ता बनाया और खाने के लगे। शिव भी अभी वहीं रुका हुआ था। अब धैर्य को शिव काफ़ी अच्छा लगने लगा था। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी कॉमेडी थी। उसकी बातें सुनकर धैर्य और रावी बहुत हंस रहे थे। पर वीरा अपनी बुक पढ़ रही थी। उसने धीरे से शिव से कहा, जो उसके बगल में बैठा था, मिस्टर शिवा, अब आपको जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि आप कंपनी में कदम भी ना रख पाएँ। जैसे शिव के कानों में वीरा की बात पड़ी, वह खड़ा हो कहने लगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। रात का वक्त धैर्य बालकनी में खड़ी थी और आसमान में बड़े बड़े से चाँद को देख रही थी। रावी और वीरा सो चुके थे। धैर्य ने आसमान को देखते हुए कहा, पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर ऐसा लग रहा है ज़रूर कुछ तो अच्छा होगा। ये कह के वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बाहर से आती हुई ठंडी हवा को अपने बालों को उड़ा रहे थे। वहीं एक ऊंची सी बिल्डिंग पे सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था और अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था, जो ना जाने कब से उसी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथों में एक वाइन गिलास था, जो पिछले 1 घंटे से वैसा ही था। सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुम मेरे घर से कब जाएगा, हम मुझे सोना है। वायु बाहर देखते हुए कहने लगा, पर मैं नहीं सो सकता, अगर मैं सो गया तो ये सपना
तो ये सब सपना निकल रहा, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सिद्धार्थ उसके पास आया और खड़ा हो गया, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, भाई ये सपना नहीं है, तुझे भी सोना चाहिए। तू क्या चाहता है कि तेरी वो एंजल तुझे डार्क स्कल के साथ देखे। धैर्य का जिक्र होते ही वायु के होठ पे छोटी सी मुस्कान आ गई, जो सिद्धार्थ ने देख ली थी। वह अपनी आंखें छोटी करते हुए कहने लगा, तू जानता है मैंने तुझे फर्स्ट टाइम मुस्कुराते देखा है। वायु को भी पता नहीं चला कि वो कब मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए, और हाँ, कभी भी नहीं मुस्कुराता। लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसका फेस पैरालाइज है, जिसका कोई मूवमेंट नहीं होती। सिद्धार्थ मन में कहने लगा, शट यार, काश मैंने इसकी फ़ोटो ले ली होती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती। वो यही सोच रहा था कि तभी वायु की आवाज़ आई, तू सही कह रहा है, चल सोते हैं। ये कहते हुए वो सिद्धार्थ के कमरे में चला गया। सिद्धार्थ बस मुंह खोले अपने कमरे का गेट को देख रहा था, जो कि बंद हो चुका था। फिर मुंह बनाते हुए कहने लगा, ये आदमी इतना अमीर था पर फिर भी 3 BHK के घर में रहने के आ गया। फिर एक लंबी सांस आ भरी और कमरे में चला गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 19 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसे में कहानी का एपिसोड में 28 करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुबह जब दहर की आंख हुई तो उसकी नज़र सीधे घड़ी पे गई। टाइम देखते वो हवड़ाकर उठ के खड़ी हो गई और सर पे हाथ रखते हुए कहने लगी, आज हम आजकल इतना ज़्यादा क्यों क्यों सोने लगे हैं। फिर अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर रावी उस ओर देखने लगी। अपने बगल में खड़ी वीरा से कहने लगी, दी आज तो मम्मी और भी लेट हैं। वीरा धैर्य की टिफ़िन में कोई मेडिसिन मिलाते हुए कहने लगी, हाँ क्योंकि मेडिसिन की पावर थोड़ी ज़्यादा है, इसी कारण उन्हें थोड़ी ज़्यादा नींद आएगी। रावी ने कहा, मम्मी को बता दें क्या। वीरा टिफ़िन बंद करते हुए कहने लगी, जब तक वो डॉक्टर ना मान जाए तब तक नहीं बता सकते। चल स्कूल भी जाना है, चेंज करके आते हैं। ये कहते हुए रावी को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों टेबल पर बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। वीरा ने देखा कि धैर्य प्लेट में सिर्फ चम्मच को हिला रही थी और न जाने क्या सोच रही थी। उसने अपनी आंखें चढ़ा के कहा, मम्मी आप चम्मच को खाना खिला रही हैं वो। धैर्य ने जैसे ही वीरा को देखा तो अपना सर नीचे करके नाश्ता करने लगी और और बड़बाने लगी, हमें तो लगता है यही हमारी माँ है, जब देखो डांटती रहती हैं, एक ना एक दिन इसे अच्छे से बताएंगे। वीरा उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए कहने लगी, बाद में बता देना। धैर्य ने उसे मुंह बना के देखा और कहा, हमें आपसे बात नहीं करना। फिर नीचे आकर उसने उन दोनों को स्कूल ऊपर बिठाया और कहा, आप दोनों का पहला दिन है, स्कूल में ध्यान से पढ़िएगा और नए दोस्त बनाइएगा, और वीरा आप और रावी का ध्यान रखिएगा। रावी ने अपनी मम्मी का मुँह बनाकर देखा और कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। वो सिर्फ मुझसे 3 मिनट पड़ी है। धैर्य ने प्यार से उनके गालों को खींचा और कहा, ठीक है अब आप दोनों जाइए। फिर बस वहाँ से चली गई और धैर्य भी ऑटो लेके अपनी कमरे की तरफ निकल गई। उसके चेहरे पे अभी थोड़ी टेंशन थी। इधर राजवंश कॉर्पोरेशन वायु अपनी चेयर बैठा था, उसके हाथ में एक फाइल थी सामने। कारण उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसने कहा, सर मैम का नाम धैर्य साहू है, उनकी उम्र 24 साल है, वह हमारी इंदौर वाली ब्रांच में काम करती हैं। उनका एक छोटा सा घर है जिसकी फ़ोटो आपको इस फाइल में मिल जाएगी। मिस धैर्य 2 साल से पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। और ये एक अजीब बात है कि उस छोटी सी ब्रांच से उन्हें यहाँ हेड ब्रांच में अचानक से ट्रांसफ़र कर दिया गया। सर एक बात है जो अब तक हम नहीं पता कर पाए हैं। वायु ने अपने सर उठा के दह की तरफ देखा और वायु ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और आगे कहने को कहा। करण ने कहा, सर हमें मिस धैर्य से के उनके 17 साल के लेकर 18 साल के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वह उस समय क्या करती रही थी और कहाँ थी, हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। सिद्धार्थ जो कि सोफे बैठा था उसे कॉफ़ी पीते हुए कहा, करण तुमने मुझे मेन इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं। करण ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उससे क्या छूटा है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे भाई, धैर्य कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं है। तभी उसके सामने देखा वायु उसे घूर रहा था। वह वायु से कहने लगा, यार तू नहीं पूछेगा तो मुझे तो पूछना पड़ेगा ना। वायु फाइल देखते हुए कहने लगा, अगर होगा भी तो इस दुनिया में कम ही दिन बचे हैं। सिद्धार्थ के मुंह से लगभग काफ़ी बाहर आ गई थी। उसने कहा, भाई थोड़ा सब्र कर, उसे देख कर लगता नहीं है कि उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। और तूने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी ना, उसका कोई नहीं है और वो किसी लेडी के यहाँ पहले किराए से रहती थी और उसके बाद अपना छोटा सा घर लेके का मतलब उसकी शादी भी नहीं हुई है। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि वायु अपने लैपटॉप में दिख रहा था। उसके पास आया, उसने देखा कि वायु के लैपटॉप में कंपनी के बाहर की फुटेज दिख रहा था। उसने देखा धैर्य ऑटो से उतरी और अंदर आने लगी। वायु की नज़र थोड़ी गहरी हो गई। वह देखते हुए
वो देखते हुए सिद्धार्थ ने ध्यान से फुटेज देखा। वहाँ धैर्य के साथ दो लड़के चल रहे थे जो जो उसके कलीग थे। तीनों से बात करते हुए अंदर आ रहे थे। धैर्य ने आज ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। उसके हाथों में चूड़ियाँ, कानों में छोटे छोटे झुमकी, कंधे पे एक साइड पर्स टंगा हुआ था और वह साथ अंदर आ रहे थे। वह दोनों ही लड़के अजीब तरीके से धैर्य को देख रहे थे। धैर्य लिफ्ट से अपने फ्लोर पे चली गए और अपने डेस्क पर बैठ के काम करने लगी। तभी निशा उसके पास आकर कहने लगी, और अरे आज भी तुम कंपनी में आई हो, लगता है तुम्हें यही रहकर सजा का तौर पे टॉर्चर जीना होगा। और उसके सामने कई सारी फाइल ला कर रख दी और कहने लगी, लो तुम्हारी सजा की शुरुआत। निशा ने कर्ण को धैर्य से इतने अच्छे से बात करते हुए देखा था तो उसे बहुत गुस्सा आया था। पर अब वो उस चीज़ का बदला उससे लेना चाहती थी। उसने मन में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना बेहुला सा बेचारा बना के किसी को पटा सकती हो? मैं भी देखती हूँ, इतना काम दो कि तुम्हारी उल्टियाँ उंगली ही टूट जाएंगी। धैर्य ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम में लग जाती है। वहाँ खड़े कुछ मेल एम्प्लॉय आ जाते हैं, धैर्य को ही देख रहे थे। धैर्य को थोड़ा अटपटा लगा। फिर उसने सोचा कि बड़े शहरों में ऐसा होता ही होगा, क्योंकि जब से यहाँ आई है उसने कोई अच्छे से बात नहीं करता था। उसकी कुछ ही दोस्त बने थे और ना ही उससे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद था। थोड़ी देर बाद उसकी टेबल पे फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के हेलो कहा। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर कहा, हेलो, क्या आपको कोई काम है? दूसरी तरफ वायु ने अपने कान पर फ़ोन लगाए आंखें बंद करके खड़ा था और धैर्य की आवाज़ सुन रहा था। सिद्धार्थ ने उसे हिलाया और कहा कि आगे बोल। ये सब उसने बहुत ही धीरे से कहा था। अभी वायु ने अपने होश में आया और कर्ण को फ़ोन देते हुए कहने लगा कि उसे यहाँ आने को कहो। सिद्धार्थ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। इसलिए मन में कहा, कौन कहेगा इस इंसान खड़े खड़े लोगों को मार डालता है और एक लड़की से बात नहीं कर पाया। वायु ने ऐसे घूरा जैसे वो समझ गया हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ की सियानी हंसते हंसते कहने लगा, अच्छा चलता हूँ, तेरी हीरोइन तो यहाँ आ रही है, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूँ? इधर धैर्य कब से फ़ोन पे हेलो हेलो कर रही थी पर कोई फ़ोन में बोल नहीं रहा था। इसने फ़ोन काटने वाली थी, अभी वहाँ से आवाज़ आई, मिस धैर्य, क्या आप बॉस के केबिन में आ सकती हैं? उन्होंने आपको बुलाया है। धैर्य ये आवाज़ अच्छी तरह पहचानती थी। उसने कहा, क्या अब वह हमसे सजा देंगे? कर्ण धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, प्लीज़ मैम आप ऊपर आ जाइए, और फ़ोन कट कर दिया। धैर्य ने एक लंबी सांस ली और लिफ्ट की ओर चली गई। निशा उसे ऐसे जाता देख कहने लगी, मैडम कहाँ चली? आप कहाँ चली? अब ये काम कौन करेगा? धैर्य ने कहा, हमें कर्ण सर ने बुलाया है। वायु ने, सर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ऑफिस से निकलने वाली हो? जाओ जाओ। निशा की ऐसी बात सुनकर धैर्य और डरने लगी और 30 फ्लोर का बटन दबाकर खड़ी हो गई। एक नंबर आगे जाते जाते उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लास्ट में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो ऐसा लगा कि वापस चली जाए। उसने देखा कि कर्ण लिफ्ट के बाहर ही खड़ा था। अब तो कहीं जा ही नहीं सकती थी। वह कर्ण के पीछे वापस उसी जगह पर आने लगी जहाँ से वो कल गई थी। उसे बहुत ठंडे पानी की बात याद आ गई जिस उसके हाथ कांपने लगे। कर्ण ने उसे देख के कहा, मैम आप डरिए मत। वो समझ रहा था कि कल जो धैर्य के साथ हुआ था उससे थोड़ी देर खड़ी रही हुआ था। उससे थोड़ी दूर खड़ी रही तो फिर दोनों केबिन के अंदर आ गए। अंदर वायु अपनी सीट के पीछे तरफ मुड़े बैठा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी उसने कहा, बाहर जाओ कर्ण, बाहर जाओ। कर्ण समझ गया कि ये उसके लिए था। उसने धैर्य को देखकर एक स्माइल पास की और गेट बंद करके चला गया। धैर्य हताश सी उस दरवाजे को देखने लगी और मन में कहने लगी, हमें धोखा दे दिया, हमें अकेला छोड़ के चले गए। अरे कल के दिन तो कमरे में चार पाँच लोग थे, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे शेर की गुफा में हम अकेले खड़े हैं। वह अपने ख्यालों में थी कि तभी वायु को ये आवाज़ आई, उसका आपका मन में बात करना हो गया तो यहाँ आके बैठिए। धैर्य नज़र उठा के सामने देखा तो वायु पीठ उसकी तरफ ही थी। वह धीमे कदम उसके बाद वाली चेहरे होकर बैठने लगी। चलते समय उसकी पायल थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रही थी। वायु इस आवाज़ को सुनकर धीरे से मुस्कुराने लगा। धैर्य ने कहा, हम आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं, क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकते? वायु ने कहा, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सज़ा यह है कि यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 20 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 20 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।